दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में अनेकानेक आपको सिद्ध पुरुष और देवी देवताओं के मंदिर सभी जगह पर मिल जाते हैं। जैसे कि वर्तमान समय की मैं आपको बड़ा ही खूबसूरत मंदिर है बाबा बालकनाथ मंदिर। ये थोड़ा मैंने अभी टोपी उतारी तो उतने बालों का कॉम्प्लेक्शन उतना एक्चुअल नहीं आ पा रहा, तो मैं यहाँ से सीधा चलते हुए जा रहा हूँ। आज है 10 जनवरी 2025। यह है शुक्रवार का दिन और यह रात्रिकालीन दृश्य, दिस इज नाइट व्यू। और ये जब आप वीडियो आपके पास सर्व होगा तो मे भी 10 या 11 जनवरी को जाए। और नए लाइफ स्टाइल ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भी कुछ इधर उधर आना जाना हो पाता है उस चीज़ को मैं एज वीडियो के फॉर्मेट में आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। और आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है, कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन रेगुलर रूप से ब्लॉग में नहीं बना पाता हूँ। मुझे काफ़ी गिल्टी भी फील होता है, फिर भी जितना भी होता है अपनी दिनचर्या को है वीडियो के फॉर्मेट में आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। तो इसी तरह से मैं आया हुआ था आज गांव से शहर की तरफ, और मैं ये पैदल जाऊँ क्योंकि पैदल में थोड़ा ब्लॉगिंग करना आसान हो जाता है। आप लोगों से रेगुलर बात नहीं हो पाती है, एक पर्सनल कम्युनिकेशन भी ज़रूरी हो जाता है, कुछ लोगों से मिलना हो जाता है। तो आजकल था शीतावकाश, लेकिन पहाड़ों में इस बार ठंडा कम है। मैदानी हिस्सों में हमारे यहाँ ज़्यादा ठंडा है, एकदम यहाँ पर धूप नहीं छाई हुई है, अंधेरा सा ही लग रहा है। जबकि हमारे यहाँ जब निकला घर से तो अच्छी खासी धूप खिली हुई थी। और अभी मैं कहाँ पर उसकी गवाही है, शाइन बोर्ड दे रहा, आई लव हल्द्वानी। इस तरह के बोर्ड आजकल सारे छोटे बड़े शहरों में लगाए गए हैं। शाइन बोर्ड आपको प्रत्येक शहर में मिल जाएंगे। और ये हो गई मेले की तैयारियां शुरू। यहाँ पर उत्तरायण पर्व की तैयारी होती है, उत्तरायणी का मेला लगता है। और ये शहर से रास्ता जाता है राइट हैंड साइड को हीरानगर की तरफ को, जहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है। जिसकी जस्ट तैयारी चल रही। और यह स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा, जो कि एक लैंडमार्क भी बन चुका है आज। तो ये है फिर शहर का नज़ारा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मुझे थोड़ा सा और आगे चलना है। और यह है रात्रिकालीन दृश्य हमारे ही शहर का, जहाँ से मैं आया हुआ हूँ इस जगह पर। तो ये रात के समय में इस तरह का व्यू दिखाई देता है। व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले रहते हैं, वैसे गाँव में जाता है जल्दी बंद हो जाते हैं। थोड़ा सा कुछ जंगली जानवर का भी आतंक होता है, थोड़ी पर्सनल सेफ्टी की वजह से। और शहरों में जाता है 10-11 बजे तक खुला रहता था, गांव में दुकानें 7-8 बजे मैक्सिमम टाइम होता है, उसके बाद ये लोग बंद कर देते हैं। बस के अंदर से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, तो और खिड़की के सामने ही बैठा हूँ, और खिड़की के एकदम राइट हैंड साइड में दुकान का व्यू है। और एकदम फ्रंट से जब हम देखते हैं तो इस तरह से हमें अपने शहर का व्यू दिखाई देता है, पीछे से अपार गाड़ियों का समूह आते हुए। और शाम के टाइम में जब इस सरोवर के तट पर लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो एक अलग ही आभा प्रतीत होती है। और ये मेन चौराहा है, जो कि हमारे शहर का मेन लैंडमार्क भी है। और यहीं से लगभग सारे, कहना चाहिए हिंदुस्तान के सारे हिस्सों को ये सड़क जोड़ती है, जिसको तिकोनिया चौराहा कहा जाता है। तिकोनिया नाम से 2 चौराहे हैं, एक हल्द्वानी में तिकोनिया चौराहा और एक हमारे शहर का भीमताल शहर का तिकोनिया चौराहा। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ भीमताल शहर के तिकोनिया चौराहे से, और मैं बैठा हूँ बस के अंदर। और ये है हमारे शहर का व्यू, जहाँ पर मैं इसी बस से उतर करके आया हुआ हूँ। और बस मुड़ गई है बस अड्डे की तरफ को। और ये है दोपहर का व्यू। इस समय थोड़ा विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। यह हल्द्वानी शहर है। वैसे जैसे इस शहर का रोड मैप थोड़ा बहुत काफ़ी आसान है, जैसे 4 दिशाएं होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसी तरह से आप इस शहर को भी समझ सकते हैं। यह शहर 4 विभिन्न दिशाओं के माध्यम से हिंदुस्तान के 4 अलग अलग हिस्सों को हमें जोड़ता है। एक हिस्सा आपका पहाड़ से मैदान की तरफ आप सीधे सीधे निकल जाते हैं, पहाड़ वाला हिस्सा आपका नैनीताल में आ जाता है, और मैदान वाला हिस्सा आगे चलकर 2 हिस्सों में कनेक्ट हो जाता है। एक हिस्सा आपका लखनऊ जोड़ता है वाया बरेली होते हुए, और दूसरा हिस्सा वाया रामपुर होते हुए आपको देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ता है। इसी प्रकार से जब आप इसके ईस्ट और वेस्ट साइड की बात करते हैं तो ईस्ट वाले साइड में हमारा टनकपुर वाला रास्ता जाता है, और इसी के एक तरफ वाला हिस्सा हरिद्वार वाला रास्ता आ जाता है। अगर मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूँ तो हल्द्वानी शहर 4 विभिन्न दिशाओं से 4 देश के बड़े शहरों को जोड़ता है, जो कि नैनीताल एक मुख्य शहर है, एक नैनीताल हो गया, और एक हरिद्वार हो गया, और एक दिल्ली हो गया, और एक लखनऊ हो गया। 4 शहर और 4 दिशाओं में इसका रोड मैप बना हुआ है। जब हम कॉलेज पढ़ते थे तो काफ़ी आसान होता था किसी को समझाना। अब जो है इसके भी सबवे और सब रूट अलग अलग बन गए हैं।
और गलियों के रास्ते अलग हो गए तो शहर का विकास काफ़ी हो गया। तो अब किसी को समझाना थोड़ा मुश्किल भी होता है, और जो जिनकी रोज़ की आदत है वो तो बनी ही रहती है। और मैं इस समय चल रहा हूँ ये काला ढूंगी रोड, जिसको कहते हैं मेन हाईवे, जो कि आपका आगे चलकर यही रास्ता आपका हरिद्वार में चला जाता है, रामनगर, जिम कॉर्बेट पार्क वगैरह होते हुए। लेकिन मैं अभी इस रास्ते में पूरा नहीं जाऊँगा, मुझे रास्ते में ही उतर जाना है। और मैं यहाँ से ऑटो रिक्शा कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं स्कूटर में अपने मित्र की मदद से पहुँच गया था, और यहाँ से हमने कर लिया है ऑटो। विभिन्न यातायात के साधनों का अलग ही कुछ मज़ा आता है। अगर पहले रिक्शा वगैरह चलते थे तो ना ठंडी हवा वगैरह भी चलती है, लेकिन अभी दोपहर है तो इतना ज़्यादा ठंडी हवा का प्रकोप नहीं है। तो दिन में ऑटो रिक्शा, शेयरिंग बेस्ड ऑटो रिक्शा यहाँ पे मिल जाते हैं, जो काफ़ी सस्ते होते हैं अपेक्षा, टुक टुक की अपेक्षा। टुक टुक और ऑटो रिक्शा अलग अलग होते हैं। अब तो बैटरी चालित रिक्शा को टुक टुक कहा जाता है, उसका भी प्रचलन हो गया, और किराया लगभग इनमें समान ही होता है। लेकिन इनकी थोड़ी कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा लंबी दूरी तक आपको ले चलते हैं। और इसी तरह से आपसे बातें करते करते मैं अपने मुख्य रास्ते पे आ गया हूँ। ये हरियाली का व्यू काफ़ी अच्छा दिखाई देता है शहर से। और ये बाबा बालकनाथ मंदिर है। हमारे उत्तरांचल की भूमि को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर आपको हर गांव, हर शहर में बड़े बड़े मंदिर और पौराणिक मंदिर मिल जाएंगे। इसी प्रकार से अनेक युग पुरुष भी आपको मिल जाएंगे, जो कि विश्वविख्यात भी हैं। मुझे इस बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। कैची धाम मंदिर जो विश्वविख्यात मंदिर है, जिसको हिंदुस्तान के सारे हिस्से से लोग जानते हैं। इसी प्रकार से योग गुरु स्वामी रामदेव जी, जिन्होंने योग प्रतिष्ठा से एक विश्व में अपना स्थान बनाया हुआ है, वो भी हमारे उत्तरांचल स्टेट से ही आते हैं। इसी प्रकार से अनेक सारे जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है, इस तरह की तमाम सारी उपलब्धियाँ। और यह स्ट्रीट व्यू में लगभग सभी शहरों का स्ट्रीट व्यू एक ही जैसा होता है। थोड़ी नैरो स्ट्रीट हो जाती है। तो यहाँ पर असल में जितना विकास हुआ है उस लायक जो है सड़कों की चौड़ाई नहीं बनी है, जो पहले की चौड़ाई थी उसी हिसाब से बना है। इसके अलावा जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज वगैरह होती है उसमें भी प्रॉपर कटिंग है, लेफ्ट और राइट में ही है। इसमें प्रॉपर पार्किंग और जो सामुदायिक कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह नहीं बने हैं, तो ये कमी थोड़ा अखरती है। जैसे कई बार मैं जाता हूँ तो इसके अंदर घुसना थोड़ा आसान पड़ जाता है। अगर आपको वापसी में थोड़ा देर हो जाती है तो काफ़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। अगर कोई आपातकालीन परिस्थिति आ गई तो फायर ब्रिगेड नहीं जा सकता, या बड़े वाहन नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा जो अंदर रेजिडेंशियल एरिया में जाने वाले रास्ते हैं वो काफ़ी नैरो है। कई बार तो ऐसा होता है कि ऑल ऑफिसर आपका बंद हो जाता, कोई साइन बोर्ड वगैरह भी नहीं होता, तो उसमें काफ़ी असुविधा महसूस होती है। जैसे अगर इस स्ट्रीट से आगे जाओगे तो आगे डेड एंड हो जाता है, फिर आपको बैक आना, अगर आप रोज़ इस रास्ते में नहीं चल रहे तो कई बार क्या होता है, बड़ा असुविधा महसूस होती है। ये यहाँ का मुख्य चौराहा, मुखानी चौराहा, ये मेन रेड लाइट भी यहीं पर है। और ये सारे हिस्से को शहर का अब ये मेन लैंडमार्क हो गया। पहले जो था काला ढूंगी चौराहा था, लेकिन अब मुखानी चौराहा इज द मेन क्रॉसिंग ऑफ द होल सिटी एंड कनेक्ट होल सिटी टू ऑल ओवर इंडिया। इसका एक रास्ता आपको पहाड़ से जोड़ेगा, दूसरा रास्ता आपको दिल्ली से जोड़ेगा, तीसरा रास्ता लखनऊ से जोड़ेगा, और चौथा हरिद्वार से जोड़ेगा। अलग अलग हिस्सों में क्रॉस ये साइज में बना हुआ है। पहले यहाँ पर नहर बहा करती थी, जिसमें पानी काफ़ी सब कांच की तरह दिखाई देता था। जब हम कॉलेज पढ़ते थे तो उसमें अनेक रिक्शे वाले सामान वगैरह, क्या कहते हैं, सब्जी वगैरह धोते थे, और पानी की प्रचुरता थी। अब हो सकता है ये पानी की भी कमी हो, तो अब यहाँ पर नहर तो नहीं दिखाई देती है, कवर कर दिए कहते हैं। तो इस तरह से समय के साथ सारी चीज़ें बदल जाती हैं, लैंडमार्क बदल जाते हैं। मेरा तो इस शहर में लगभग 6 महीने के बाद आना होता है, तो कुछ न कुछ मुझे बदलाव दिखाई देता है। यहाँ से मुझे दवाई लेनी है तो दवाई की दुकान पर आता हूँ। दवाई लेने के बाद मैं आपको इस तरह से व्यू दिखाते हुए आगे को ले चलता हूँ। अननेसेसरी हिस्सा मैंने थोड़ा सा कट आउट भी किया है। तो ये अगले दिन का व्यू, जब मैं आ गया था, हमने एक रजाई का रुई धुलने का कार्यक्रम चल रहा है। मैनुअली ये इस तरह से धुनाई होती है। रजाई जब ज़्यादा इस्तेमाल में हो जाती है तो गर्मी कम देती है। इसका कारण ये होता है कि मिट्टी के पार्टिकल रुई के अंदर घुस जाते हैं, और मिट्टी जो है मॉइस्चर को एकदम पीती है। अगर आपके रुई पर ज़्यादा मिट्टी हो गई है तो क्या कहता है, मड जो है एक तरह से कंडक्टर होता है मॉइस्चर के लिए। तो मड में अलग करने के लिए, या मिट्टी को इससे अलग करने के लिए, जिसको सॉइल भी कहा जाता है, सॉइल से अलग करने का एक ही तरीका होता है, इसका ऑपरेशन करके निकाल दिया जाए सारी रुई को। निकालने के बाद इसका जो है सॉइल और रुई के पृथकीकरण, यानी
इसको अलग अलग करने की प्रक्रिया के लिए इसको हमने मजदूर लगाए हुए हैं, ये इस तरह से आ गए थे। तो ये इसको अलग कर रहे हैं, इसके बाद मशीन में इसको फुलाया जाएगा। उससे क्या होता है, डस्ट के पार्टिकल अलग हो जाते हैं और रुई फूल जाती है, तो उससे थोड़ा सा इसको अलग किया जाता है, डंडे से मार के ही करते हैं। तो इस तरह से इसकी कुटाई का कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद फुल एंड फाइनल आउटपुट हमारे पास इस तरह से जनरेट होता है। इसमें ताग वगैरह दी जाती है, प्रॉपर सिलाई कर दी जाती है, तो ये रजाई गद्दे नए बन जाते हैं। थोड़ा सा कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा लगता है। बाकी रुई हुई थी, इसमें कुछ हमने घर से भी दी थी कि हमारे यहाँ कपास के पेड़ है तो उसका भी इस्तेमाल हो जाता है। क्योंकि जब एक बार आप इसको फिनिश करने के लिए देते तो इसमें मात्रा अवश्य कम हो जाती है, तो इस तरह से मैं ताग देकर फिक्स कर दिया जाता था। तो इस तरह से जो गांव का जीवन शहरों से थोड़ा अलग होता है। शहर में दौड़ भाग ट्रैफिक वगैरह होती है, गांव में जो है छोटा मोटा काम भी खुद ही आपको करना पड़ता है। जैसे कई सारे यूरोपियंस लोग ब्लॉग वगैरह भी देखता हूँ, तो वो अपने ब्लॉग में भी ये बताने की कोशिश करते हैं, अगर आप शिफ्ट होने की सोच है तो आपको सारे काम खुद भी करने पड़ेंगे। हल्के फुल्के प्लम्बिंग का है चाहे मिस्त्री का, क्योंकि छोटे मोटे काम के लिए वहाँ भी कैसा कोई ऐसा मजदूर अवेलेबल होता ही नहीं है। तो अब यही स्थिति थोड़ी बहुत हमारे देश में भी आने लगी है। यहाँ पे बड़े काम में कॉन्ट्रैक्ट बेस में मिल जाएंगे, लेकिन छोटे मोटे काम हर किसी को आने चाहिए। बेसिक क्राफ्ट में भी आता है। तो इस तरह से मैंने इसमें थोड़ा सा फिनिशिंग मेरे से उतनी अच्छी तो नहीं आ पाती है, लेकिन काम चलाओ हो जाता है, काम चल जाता है। ये मैंने एक सुंदर सी नाली की संरचना देने की इसमें कोशिश की है, ईंट लगा करके इसमें कंक्रीट बना। पहले मैंने इसको इतना ही किया था, पिछले ब्लॉग में भी आपने देखा होगा। तो इस तरह से मेरा ये है मसाले का तसला जिसको कहते हैं। राजमिस्त्री वगैरह इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमने भी जब अपने मकान का रिनोवेशन कराया था तो उनका कन्नी वगैरह था, तो उसका भी थोड़ा इस्तेमाल हो जाता है। और इस तरह से इसको अच्छी तरह मिक्सअप करना पड़ता है। जैसे पानी और रेत और बजरी और सीमेंट का एक निश्चित अनुपात एक कंक्रीट की रचना करता है। तो इसमें Dear viewer, I would like to thanks once again for your kind cooperation, for your kind commitments towards me. Words are insufficient. My daily routine and video clips. I am finishing this work as I am showing to you. This is the maintenance work I am doing. जितना भी जैसा भी जिस प्रकार का भी काम होता है, हालांकि मेरा उतना अच्छे ब्लॉग्स नहीं हो पाते जितना अन्य लोग होते हैं, जो कि आप दैनिक दिनचर्या को एक वीडियोज़ के फॉर्मेट में डाल करके आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। ये इस तरह से, क्योंकि आजकल चल रहा है शीतावकाश, तो थोड़ा बहुत समय मिल जाता है। वैसे भी समय का दुरुपयोग करके कोई फ़ायदा नहीं होता। खाली समय में भी मैं लॉन्ग फॉर्म के ही वीडियो देखता हूँ, उसमें मुझे कुछ न कुछ नई चीज़ सीखने को मिल जाती है। और उसके बाद कुछ बाहर के काम भी निकल ही जाते हैं। उससे जो समय बचता है, बचे हुए समय का इस्तेमाल करते हैं, उस समय को मैं मेंटेनेंस के काम में लगा देता हूँ। चाहे ब्यूटिफिकेशन का काम हो, चाहे हार्डवेयर से संबंधित काम हो, जितना भी अपने आप से हो पाता है। तो इस तरह से गैलन में मैंने भर लिया है पानी। अब इस पानी को मिलाया जाएगा मसाले पर। उसके बाद बनेगी तगार। तगार को लगा कर, थोड़ी सी नाली है, ज़्यादा बड़ी नाली नहीं, 1-2 फुट की है। तो ये यहाँ पर मैंने ऐसी संरचना बना दी है। इसके ईंटें वगैरह बची हुई थी तो उसका भी यूटिलाइज हो जाएगा। पहले विदाउट ईंटों का रखा था, फिर मुझे लगा कि इसमें बरसातों में अभी तक तो चल जाता है, लेकिन बाद में क्या चूहे परेशान कर देते हैं। तो उससे बचने का एक ही तरीका होता है कि फुल एंड फाइनल इसमें हम सीमेंट लगा देते हैं, उसके बाद कोई खतरा नहीं है। तो इसकी संरचना इस तरह से है। थोड़ा पहले मैं कुदाल की सहायता से इसको एक लेवल में लेता हूँ, फालतू मिट्टी को हटा कर देता हूँ साइड, और इसमें बना देता हूँ एक पत्थर की छोटी छोटी दीवार जैसी, ताकि एक प्रॉपर कट में आ जाए और इसमें पानी बहे, एकदम सीधा बहेगा। फिर उसके बाद तो क्या, हमारे पास ज़मीन बहुत होती है, ज़मीन में खुद ब खुद अवशोषित हो जाता है। तो यहाँ पे सूखता पीट बनाने का कोई ज़्यादा मतलब होता भी नहीं है, बस इतना पानी निकल जाए, ज़्यादा पानी होता भी नहीं है। जैसे कई बार क्या था, हाथ हाथ धो लिए तो वो पानी आ जाता है, उससे ज़्यादा तो हमारा एक दूसरा बाथरूम ऊपर भी है, ये तो कम ही इस्तेमाल में होता है। फिर भी क्या था, इस बीच ये चोक हो गया था, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो पत्थर वगैरह पड़ गए थे। तो इस तरह से इसके कर लेता हूँ मैं इसको साफ। और ये है इस समय का व्यू। मैंने इसमें ईंटें लगा कर प्रॉपर कट में ले लेता हूँ। तो ये है, दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो हर किसी को आनी चाहिए, और कोई शर्म और संकोच की भी बात नहीं है। चाहे तो इस तरीके से मैं अपने रोज़ के रूटीन में व्यस्त हो जाता हूँ। पहले दिन मेरा सिटी का टूर था और दूसरे दिन ये घर पे ही था। तो आज था सैटरडे, तो बाहर का ज़्यादा काम होता भी नहीं था। तो इस तरह से मैंने नाली की प्राथमिक संरचना कर ली तैयार। अब इसमें थोड़ा कंक्रीट वगैरह पीट करके इसको एक लेवल में कर लूँगा, उसके बाद लगा लूँगा इसमें सीमेंट, और ये इस तरह से इसका फुल एंड फाइनल आउटपुट आ जाएगा।
हालांकि इसमें एक बार हमने पाइप लगाया हुआ था, लेकिन पाइप या कई बार चलने में भी टूट जाता है। तो इसमें यही ज़्यादा बेहतर है हमारी भौगोलिक स्थिति के अनुसार। वैसे हर घर की बनावट अलग अलग होती है, तो ज़रूरी नहीं कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपके यहाँ भी कामयाब हो। ये तो मेरा जस्ट लिविंग स्टाइल है। आज क्या ना कहना चाहिए, एक जीवन दिनचर्या कहना चाहिए, जिस तरह से मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। थोड़ा सा अंदर का ब्यूटिफिकेशन हो जाता है, थोड़ा सा बाहर का ब्यूटिफिकेशन हो जाता है, थोड़ा सा समय का इस्तेमाल हो जाता है। तो अभी इस तरह से काम चल ही रहा है। और ये इसमें मैंने भर लेता हूँ कंक्रीट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब जितना भी इसमें मैं भर के लाया था थोड़े बहुत पत्थर वगैरह, वो इसमें कूट दूँगा। कूटने के लिए हथौड़ा कुदाल ज़्यादा ठीक रहता है। मेरे पास एक कुदाल है लोहे की कुदालें ज़्यादा मजबूत रहती है। लकड़ी वाले का हैंडल में थोड़ा ढीले ढाले हो जाते हैं। तो ये है फिर मेरा रोज़ का रूटीन। इसी तरह से कुछ ना कुछ काम निकल जाता है। एक कंटेंट क्रिएटर के लिए ही सबसे बड़ी समस्या होती है गला वीडियो किस टॉपिक पे बनाए। ब्लॉगिंग में तो थोड़ा आसान हो जाता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलते रहती है। अगर आपका अन्य टेक्निकल है तो क्या बनाया जाए जिस पे ज़्यादा रीच आए, जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक हो। सबसे बड़ी बात ये है कि आप कितना अच्छा कंटेंट बना, इसका दर्शक होना भी ज़रूरी है। हालांकि मेरे एजुकेशनल चलते रहता है, एजुकेशन में मेरा थोड़ा रेवेन्यू कम जनरेट होता है, क्योंकि इसमें एडवर्टाइजर थोड़ा हल्के होते हैं। और ब्लॉग्स वगैरह में रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो जाता है, भले इसमें थोड़ा समय लगता है। मतलब एक ब्लॉग को फिनिश होने में मेरे 3-4 दिन के लगभग लग जाते हैं। तो आज भी काफ़ी दिन से नहीं बना पाया था, तो कल मैं आउटसाइड में था, तो आज के दिन में इसको मैंने फुल एंड फाइनल किया है। और अब मैं आ गया हूँ घर की तरफ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एट्स द एंड दिस एपिसोड। इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। If you are with me the first time, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. The same to same video is also available in my Facebook page and YouTube channel. सेम टू सेम वीडियो आपको मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। आपका दिन